औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लिए थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एथिक्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसका एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। आज की क्लास में हम थोड़ा सा कॉस्ट बिहेवियर की बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर या मैनेजरियल अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग के अंदर कॉस्ट का बिहेवियर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें इसके बारे में अवेयरनेस का होना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट के बिहेवियर को जानने से पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सी गोशगुजार करना चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि कॉस्ट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंटली बिहेव करती है। अब इसके बिहेवियर को हमने अकॉर्डिंगली, जिस तरह एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक इंसान का रवैया होता है, तो वो सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे हालात व वाक़यात के मद्देनज़र रखते हुए पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसी तरह कॉस्ट का बिहेवियर भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है। एक ही कॉस्ट अगर एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में इनकर की जा रही होती है तो उसका रवैया, उसका बिहेवियर टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या विद इन ऑर्गेनाइजेशन या यूँ कहें टूवर्ड्स द डिसीजन चेंज हो जाता है और हम अकॉर्डिंगली जो है वो अपने डिसीजन को जो है चेंज कर देते हैं, जिस तरह के कॉस्ट का जो एटीट्यूड, रवैया या बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। ब्रॉडली इसको हम जो है यूँ कहेंगे कि आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उस बिहेवियर की वजह से एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो है वो रोल क्या है, बीइंग अ कंट्रीब्यूटर या यूँ कहें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द मैनेजमेंट। तो हम कॉस्ट को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। एक अंदाज है थोड़ा सा आप लोगों की बेस बनाने के लिए, या एक मतलब सिनेरियो है जिसमें हम कॉस्ट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। यही कॉस्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको डिस्प्लेड है, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, यही कॉस्ट जो है ये कहीं पे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और नॉन वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वही कॉस्ट डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है जिस अंदाज से, जिस सिनेरियो से या जिस एंगल से आप उसको स्टडी करना चाहें। खैर, अभी हम फॉर द टाइम बीइंग आज की क्लास में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट जो है वो क्या होती हैं और एक कॉस्ट का प्रोडक्ट या पीरियड के पर्सपेक्टिव से क्या बिहेवियर होता है। तो मूव करते हैं सर आगे। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट relating to a product cost and period cost, we have to divide, yeah, we need to understand different types of businesses. आप लोगों को इल्म होगा कि बिजनेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो है वो आपको आपके सामने जो है वो बिजनेस को तीन हिस्सों में तकसीम करूँगा, डिवाइड करूँगा। एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस हो सकता है सर्विस कंसर्न और सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। और थर्ड कैटेगरी जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न हो सकती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है जी? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन करता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और उसकी प्रोडक्शन के बाद जो है उसकी इन्वेंट्री आ जाती है, वेयर हाउसिंग वगैरह हो सकती है और अल्टीमेटली उसको सेल आउट कर देती है। अब ये सेल्स जो है ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भी हो सकती है, समटाइम जो है थ्रू देयर फैक्ट्री आउटलेट्स, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो आपने होलसेलर और डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए जो है इसको सेल करती है। एनी हाउ अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है।
वेयर एज ट्रेडिंग कंसर्न में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, रादर चीज़ें जो हैं वो प्रोक्योर होती हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोडक्शन है इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैलकुलेट करते हैं डेफिनेटली, और वो अकॉर्डिंगली यहीं पे हमने इसको देखना है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से विच वन इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड विच वन इज़ टू बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। यही हमें बताएगी बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का बिहेवियर, या प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है जी, प्रिक्योरमेंट होती है, प्रिक्योरमेंट के बाद जो है इन्वेंट्री बन जाती है वही चीज़, और अल्टीमेटली सेल हो जाती है। अगर हम एक सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे इन्वेंट्री नहीं होती। सर्विस कंसर्न डायरेक्टली सेल्स ऑफ सर्विसेज कर रही होती है, लेकिन डेफिनेटली उनकी भी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड जो होती हैं कुछ ना कुछ इंकर हो रही होती हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो सर्विस कंसर्न की कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कम होती हैं, और उसमें जो है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल कंपेरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न। और अगर ट्रेडिंग कंसर्न से भी देखा जाए कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ कंपेयर किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ जो है वो यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल होता है। क्यों कि यहाँ पे तो प्रोक्योरमेंट होगी और वो इन्वेंट्री बन गई, लेकिन ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसके अंदर इन्वेंट्री की फर्दर कैटेगरीज होती हैं। आप लोगों ने कास्ट अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी होगी। कास्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्रीज की 3 टाइप्स फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में बयान की जाती हैं। मैं आपको जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पर। वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, बल्कि मटेरियल, रॉ मटेरियल या मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड या अल्टीमेट इन्वेंट्री। तो जब आप वर्क इन प्रोग्रेस को भी देख रहे होंगे, इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स की सूरत में भी देख रहे होंगे और रॉ मटेरियल की शेप में देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे वर्किंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप जस्ट एक ट्रेडिंग कंसर्न में जो है फिनिश गुड्स या अल्टीमेट प्रोडक्ट को जो इन्वेंट्री के तौर पे ले रहे होंगे। तो अगर हम यूँ कहें कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से के एग्जांपल्स के थ्रू या उसके प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग की टेक्निक सीख ली जाएं, तो उन्हीं टेक्निक्स को ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न के ऊपर अप्लाई करना जो है दैट विल नॉट बी एज मच डिफिकल्ट। तो हम अपना जो फोकस रखेंगे दैट विल बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। तो यहाँ पे अभी हमने जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बात नहीं की, हमने बिजनेसेस की टाइप्स की बात की है। अब मूव करते हैं जी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर। आप लोगों को इल्म है, आप लोगों ने कास्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है कैन बी 3 टाइप्स, देयर द कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, या कुछ लोग इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर बेसिकली कौन सी कॉस्ट होती है? ये हमारी वो वाली कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट जो है वो की डेफिनेशन देते हैं, या हम ये कहते हैं कि द कॉस्ट विच कैन बी easily और डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल और ट्रेसेबल विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट, तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। मैं एज्यूम करता हूँ जी कि हमारी एक फर्नीचर की प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, तो फर्नीचर के अंदर जो है वो कौन कौन से अखराजात आ सकते हैं जी, एज्यूम करें, आप इमेजिन करें। सबसे पहले लकड़ी का फर्नीचर है, एज्यूम करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो है वो लकड़ी आएगी जी। एक चेयर बनानी है तो एक चेयर के ऊपर, या एक सोफ़ा बनाना है तो उसके ऊपर जो है वो वुड लगेगी जी, इतने क्यूबिक फीट लकड़ी लगती है जी। उसके बाद फिर आ जाता है जी उसके ऊपर एक बंदा जो है कारपेंटर जो है वो काम करेगा जी। वो 2 दिन या 4 दिन के अंदर जो है वो कारपेंटर उसको मैन्युफैक्चर कर लेता है जी। फिर अब ये लग एक आपकी फर्नीचर या वो जो है चेयर या सोफ़ा, ये एक बन तो गया लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ। इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ और ऊपर खर्चे करने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉमन किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं।
मसलन उसकी पॉलिश हो गई, उसके नेल्स वगैरह, मेकिंग वगैरह, हार्डवेयर आइटम जिनको हम बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जब एक्यूमुलेट होके कॉस्ट इंकर होंगी तो हम कहेंगे इस प्रोडक्ट की ये टोटल कॉस्ट है। तो क्या हुआ जी, एक हो गया आपका जो कारपेंटर की रेमुनरेशन, या जो उसने 4 दिहाड़ी या 3 दिहाड़ियाँ लगाई। फिर लकड़ी होगी जी, उसकी वुड होगी। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड में जो है कुछ हम इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर जो है, मसलन सुपरवाइज़र है अगर फैक्ट्री है तो उसके सुपरवाइज़र की सैलरी। अब वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को टच नहीं कर रहा होता, प्रोडक्ट को डायरेक्टली जो है वो यूं कहें कि जो बना नहीं रहा होता। इनडायरेक्ट मटेरियल इसी तरह एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि इट इज़ आइडेंटिफाइबल। मसलन ग्लू की बात करते हैं, ग्लू यूज़ होता है आपके एक फर्नीचर बनाते हुए, तो हम उसको, वो तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। कैन इट बी इजीली डिटर्मिनेबल कि जी हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इतना ग्लू लगा, किसी पे कम लग सकता है, किसी पे ज़्यादा लग सकता है। किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो पॉलिश की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की मतलब उसका लकड़ी का जो रॉ मटेरियल है उसकी हालत ऐसी है कि उसके ऊपर जो है वो कम हार्डवेयर लगेगा, मतलब फिनिश्ड है, अच्छी फाइन क्वालिटी है। लेकिन एक बनाते हुए ज़रा उसकी कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं, हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसके ऊपर आपकी हार्डवेयर आइटम जो हैं, नेल्स मेकिंग वगैरह, पॉलिश, और वो जो सैंड पेपर वगैरह उसको स्मूथ करने के लिए होता है, तो ये ज़्यादा लग सकते हैं या कम लग सकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन में लेते हैं। एग्जाम्पल्स दे दी गई है, मैंने आपको पहले बता दिया है, हार्डवेयर, पॉलिश वगैरह और कॉमन फैक्ट्री जो स्टाफ वगैरह की कॉस्ट होती है, इसको ओवरहेड्स में, ओवरहेड की डेफिनेशन में इनडायरेक्ट लेबर के थ्रू लेते हैं। अब ये सारे के सारे खर्चात, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स मिल के क्या बनते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। आई होप इट्स क्लियर कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। किसी भी चीज़ के, किसी भी यूनिट के मैन्युफैक्चर करते हुए उस प्रोडक्ट के ऊपर जो अखराजात आते हैं, जो लागत आती है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे, तो पीरियड कॉस्ट को नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। एग्जांपल्स आप लोगों को इल्म में होनी चाहिए, सेलिंग एक्सपेंस हैं और एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंसेस, इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस बेसिकली आप लोगों के इल्म में हैं कि जो हमारे चीज़ों को सेल्स करते हुए मार्केटिंग के एक्सपेंस आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस आ जाते हैं, तो उनको हम सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरीज वगैरह। और एडमिन एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस और इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस के कैटेगरी में मतलब काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को कंपेयर करें, तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है और प्रोडक्ट को चार्ज होती है। अगर प्रोडक्ट को चार्ज हो जाती है एक चीज़, एक कॉस्ट, तो उस कॉस्ट का पीरियड से लिंक नहीं होता, बल्कि उसका उस प्रोडक्ट के साथ लिंक हो जाता है। और वो प्रोडक्ट जो है उसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट जो है आप सेल आउट करेंगे, या उस प्रोडक्ट को जो है अगर सेल नहीं करेंगे तो आपके पास पड़ी होगी, तो वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगी। अब प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, इन अदर वर्ड्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दो तरीके से बिहेव करती है, या प्रोडक्ट कॉस्ट का बिहेवियर जो है उसका उसका डबल इफेक्ट होता है। एक होता है कि आइदर इट इज सोल्ड और इट इज नॉट सोल्ड। इफ इट इज नॉट सोल्ड, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन अदर वर्ड्स क्या हुई, वो बिहेव इस तरह कर रही होती है, या तो वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइटम बन जाती है, या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनती है इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड। और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुई तो इन्वेंट्री में आती है और वो बैलेंस शीट में चली जाती है। वेयर एज एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं ये पीरियड को चार्ज होते हैं, जिस पीरियड में खर्चा होता है उसी में चार्ज हो जाता है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट होते हैं। इनकी कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती, या हम यूं कहें कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, ये
इंकर हो जाती हैं तो उसके बाद जो है इनका प्रोडक्ट की सेल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका वक्त के साथ ताल्लुक है। अगर टाइम गुजर गया तो देन यू हैव टू बियर दोज कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सीईओ के रेम्यूनरेशंस हैं, सीईओ के रेम्यूनरेशंस आपको पे करने पड़ेंगे भले आपकी प्रोडक्ट सेल हुई या नहीं हुई। वेयर एज अगर हम एक कारपेंटर की सैलरीज की बात करें तो कारपेंटर को सैलरीज तो उसी वक्त मिलेंगी जब फैक्ट्री में काम हो रहा होगा। आमतौर पे ये वेजेस टाइप के बंदे होते हैं, डेली वेजेस टाइप के बंदे होते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो प्रोडक्ट्स बनेगी, प्रोडक्ट्स बनेगी तो उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, तो उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलेंगे। अब है वो भी सैलरी, है ये भी सैलरी, लेकिन वो सैलरी जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट इंकर हो रही है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे जो फैक्ट्री के अंदर इंकर हो रही है। और अगर वही सैलरी आपकी यहाँ पर देख लें कि अगर सुपरवाइजर की सैलरी है फैक्ट्री के अंदर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड्स कैटेगरी। वेयर एज अगर आपकी एक सुपरवाइजर है जो कि काम कर रहा है आपके हेड ऑफिस में, तो that salary expense will be treated as period cost under the head of admin expenses. आई होप इट्स क्लियर। इसकी ना अभी मैं आपको दो चार एग्जांपल्स भी दूंगा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला ये अगली आने वाली स्लाइड्स में। खैर, ये जो काम करते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है यार हमें ये बिहेवियर स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या कॉस्ट का बिहेवियर स्टडी करने की यहाँ पे प्रोडक्ट पीरियड कॉस्ट पर्सपेक्टिव से इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैचिंग प्रिंसिपल। बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मैचिंग प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन की तरफ जो है वो इंक्लाइन करता है, या आपको जो है बेसिकली उसको उसकी एप्लीकेशन जो है या उसको अप्लाई करते हुए अप्लाई करने में मददगार साबित होता है ये पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्यों कि भाई जो कॉस्ट आपकी जिस पीरियड की है उसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट सेल नहीं हुई तो उस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में ट्रीट होना चाहिए और प्रोडक्ट को इन्वेंट्री के साथ मैच होना चाहिए अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री है, और सोल्ड इन्वेंट्री जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ मैच होनी चाहिए। वेयर एज पीरियड कॉस्ट जिस पीरियड की है उस पीरियड के साथ मैच होनी चाहिए। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली अप्लाई होता है अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दो चार मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिज़ाइन किया है आपसे शेयर करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। आपने डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट और इट इज़ अ पीरियड कॉस्ट। जी, कॉस्ट टू शिप द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है सेलिंग की, पीरियड कॉस्ट है एडमिन की, या प्रोडक्ट कॉस्ट है सेलिंग की। गौर से देखें, कॉस्ट टू शिप द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जब शिप होती है सेल होती है तो इसका मतलब है कि ये सेलिंग के साथ इसका लिंक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो ये बनता नहीं, ये एडमिन कॉस्ट भी नहीं है, सेलिंग कॉस्ट है। और ये जब सेलिंग कॉस्ट है तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती, वो पीरियड कॉस्ट होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिटरमिन किया कि पीरियड कॉस्ट जो होती है वो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस होती है। तो ब्रावो और बी इज द राइट चॉइस। कॉस्ट टू शिप द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज अ पीरियड कॉस्ट और इट्स अ सेलिंग कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चार चीजें आपके सामने डिस्प्लेड हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल की कौन सी एग्जांपल या कौन सी इन ए बी सी डी में से बेस्ट फिट एग्जांपल है। ग्लू, टेप, नॉन ट्रेसेबल। अभी थोड़ी देर पहले बात की
कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, तो ये पहले बता रहा है भाई नॉन ट्रेसेबल, ये तो निकल गया। इसके बाद नज़र पड़ रही है जी मेरी बॉक्सेस यूज टू शिप द प्रोडक्ट दैट आर नॉट ट्रैक्ड। भाई बाकी चीज़ों को छोड़े, नॉन ट्रेसेबल है, ये भी गई। ए और डी तो नहीं हो सकता, बी और सी में से कोई एक है। प्लास्टिक पार्ट इन द प्रोडक्ट इजी टू ट्रैक, इजी टू ट्रैक, इसको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। ज़रा सी में देखें कि कुछ बेहतरी आती है या बी ही जाएगा। सुपरवाइजर्स ऑन द प्रोडक्शन लाइन, देखिए सुपरवाइजर्स प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डायरेक्ट लेबर तो हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक पार्ट बी इज द राइट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? वर्कर इन अ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस के अंदर जो वर्कर होता है वो तो वेयर हाउस के अंदर बीसीओ किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी, उसकी एक कॉमन कास्ट है, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है अगर फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस है तो। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का वेयर हाउस है तो फिर वो मतलब जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट या सॉरी ओवरहेड्स में भी नहीं आएगी। खैर ये वेयर हाउस की वर्कर की सैलरी डायरेक्ट लेबर तो नहीं है जी। वर्कर ऑन द प्रोडक्शन लाइन, इसके बारे में सोचा जा सकता है। वर्कर हु इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट, इंस्पेक्शन जो होती है प्रोडक्ट की वो हर एक प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन नहीं होती, वो सैंपल बेसिस पे मतलब रैंडमली होती है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो क्वेश्चन इज कि वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और नॉट, तो ये भी नॉकआउट हो गया जी। और द वर्कर हु क्लीन्स द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये भी प्रोडक्ट को टच नहीं कर रही, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर वर्कर जो काम कर रहा है उस फैसिलिटी के अंदर हज़ारों लाखों या बीसियों किस्म की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो जो प्रोडक्ट लाइन के ऊपर वर्कर काम कर रहा है जो कि डायरेक्टली बना रहा है, आई थिंक बी इज़ द राइट चॉइस। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, यहाँ पर सम अप करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।